किसी गांव में राधा अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे। बचपन से ही उसकी दादी ने राधा को पाला पोसा था। उसकी दादी गांव के जमींदार के खेतों में खेती बाड़ी किया करती थी और उसी से घर चलाती थी। राधा बहुत छोटे में ही घर के सारे काम करना सीख गई थी, क्योंकि दादी को सुबह ही काम पर जाना होता था और शाम ढलने पर घर वापस आती थी। पहले तो दादी ही घर के सारे काम निपटा कर जाती थी, पर अत्यधिक काम करने के कारण एक दिन वो बीमार पड़ जाती है। तब से घर का काम राधा ही करने लगती है। राधा खाना बनाकर अपनी दादी को खेतों पर खाना देने जाया करती। दादी को खाना देने जाते समय रास्ते में एक कुटिया पड़ता था, जिसमें एक बूढ़ी दादी अपने कुत्ते के साथ अकेले रहती थी। राधा पहले उस बूढ़ी दादी को खाना खिलाती और उसके बाद खेत पर अपनी दादी को खाना देने जाया करती। फिर खेत पर राधा और दादी दोनों बैठकर खाना खाती। खाना खाने के बाद थोड़ी देर राधा खेत में दादी की मदद भी कर दिया करती थी। उसके बाद राधा घर आ जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद उनके गांव में सरकार द्वारा सबके घरों में नल लगाए जा रहे थे, क्योंकि पहले गांव के सभी लोगों को बहुत दूर चलकर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था, जिसमें भी पानी भरने के लिए कुएं पर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। परंतु अब नल लग जाने के कारण लोगों को बहुत सहायता मिल जाती है। नल लगने से राधा भी बहुत खुश थी। आज पानी आने का पहला दिन था। राधा ने जब बर्तन धोने के लिए पानी का नल खोला तो पहले तो पानी की जगह ढेर सारा बालू गिरने लगा। राधा जल्दी जल्दी तसले में बालू उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी राधा देखती है कि बालू गिरने के साथ साथ कुछ छन छन की भी आवाज आ रही है। राधा नल बंद करके जब चेक करती है तो उस बालू में सोने चांदी के सिक्के थे। ये देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये कैसा चमत्कार है, सोने और चांदी के सिक्के, वो भी नल से। राधा उस सोने और चांदी के सिक्कों को उठाकर साइड में रख देती है और फिर से नल चालू करती है तो फिर से नल में से बालू के साथ सोने और चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं। राधा जल्दी जल्दी सारे सिक्के उठाकर साइड में रखने लगती है। बहुत सारे सिक्के गिरने के बाद तब जाकर नल में से साफ पानी आया। राधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह साफ पानी से सारे सिक्के को धो देती है और फिर उन सिक्कों को अच्छे से पोंछकर अलमारी में रखकर ताला बंद कर देती है। उसके बाद राधा ने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए। फिर खाना बनाकर खेतों में दादी को खाना देने चल पड़ी। पहले वो बूढ़ी दादी के घर पहुंची। आ गई बिटिया। हाँ दादी, चलो उठो, अब आप ये खाना खा लो। राधा ने बूढ़ी दादी को खाना खिलाया और उसके कुत्ते को भी खाना दिया। फिर उसके बाद राधा खेत में अपनी दादी के पास गई। दादी ने उसको देखकर पूछा, अरे बिटिया, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या लाई है आज बनाकर? दादी, पहले आप खाने की बात छोड़ो, मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ उससे आपकी भूख प्यास सब गायब हो जाएगी। अरे ऐसी क्या बात है, बता जल्दी। फिर राधा ने अपनी दादी को नल वाली सारी बात बताई। ये सब सुनकर उसकी दादी हैरानी से राधा का मुंह देखने लगी और बोली, अरे बिटिया, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। वो पीतल के सिक्के होंगे। दादी, मुझे पता था आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं 2 सिक्के अपने साथ लेकर आई हूँ। आप देखकर बताइए कि क्या ये पीतल के सिक्के हैं। दादी जैसे ही उस सिक्के को ध्यान से देखती है तो वो दंग रह जाती है और बोलती है, बिटिया, ये सिक्के तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। सच सच बता, तो ये सोने के सिक्के कहाँ से लाई है? दादी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? एक काम करो, आप घर चलो, खुद ही देख लो। चल, अभी चल। दोनों घर आ गई। फिर राधा ने अलमारी खोलकर ढेर सारे सिक्के दादी को दिखाए। दादी वो सारे सिक्के हाथ में उठा उठा कर परखने लगी। अरे ये सारे सिक्के तो सचमुच सोने के हैं। बेटी, क्या सचमुच ये सिक्के नल में से निकले हैं?
हाँ दादी। ठीक है, आज शाम को जब पानी आएगा तब देखेंगे, लेकिन बेटी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ हाँ दादी, आप भी किसी से कुछ मत कहना। ऐसे ही शाम हो गई थी। दोनों पानी आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था। अरे बिटिया, जरा पड़ोस में देख कर तो आ, उनके घर में पानी आ रहा है क्या? नहीं दादी, रहने दीजिए, थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा। बहुत देर तक पानी का इंतजार करते करते दोनों थक गए। फिर दादी बोली, अरे राधा बिटिया, मैं तो थक गई, चल अब खाना बना लेते हैं, शायद आज पानी नहीं आएगा। आप सही कह रही हो दादी। फिर दादी और पोती ने मिलकर खाना बनाया और दोनों जैसे ही खाना खाने बैठी थी, तभी नल में से घर घर की आवाज आने लगी। दादी, लगता है पानी आने वाला है। राधा भागकर नल खोल देती है और नीचे टब लगा देती है। थोड़ी देर में नल में से बालू निकलना शुरू हुआ। बालू के साथ साथ सोने और चांदी के सिक्के भी गिरने लगे। ये देखकर दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखा दादी, मैंने कहा था ना। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है शायद भगवान को हम पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने हमारे घर धन की बारिश की है। चलो बेटी, अब खाना खा लेते हैं। हाँ दादी। दोनों दादी पोती खाना खाकर सो जाती हैं। रात में राधा सपना देखती है कि वो बूढ़ी दादी उसके पास आकर बोली, बेटी, तुम लोग अपने हिस्से के भोजन में से मुझे रोज भोजन कराते हो। मैं शरीर से असमर्थ हो गई हूँ, अब मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ। तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बस ध्यान रखना कि उस कुत्ते मेरे शेरू को खाना जरूर देना। इतना बोलकर वो बूढ़ी दादी गायब हो गई। ये सपना देखकर राधा हड़बड़ाकर उठ गई। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे हड़बड़ाकर क्यों उठ गई? दादी, मैंने सपना देखा कि वो बूढ़ी दादी चली गई और उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। बेटी, तुमने सपना देखा है, सो जाओ, कल सुबह देखते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सचमुच वो बूढ़ी दादी अब नहीं रही। राधा और उसकी दादी बहुत दुखी हुए। वो लोग जब बूढ़ी दादी के कुटिया पर गए तो मालूम हुआ कि वो बहुत ही सिद्ध महिला थी। यहाँ तो वो अपने जीवन के आखिरी समय में किसी शांत जगह पर अपने कुत्ते के साथ जीवन बिताने आई थी। अब राधा और उसके दादी को जादुई नल के रहस्य के बारे में पता चल गया था। अब शेरू हमेशा के लिए राधा के घर में रहने लग गया था। अब उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन सिक्कों को बेचकर राधा ने अपना बड़ा सा घर बनवाया और उसमें अपनी दादी और शेरू के साथ रहने लगी और गांव के गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहती और राधा खुशी खुशी अपनी दादी के साथ जीवन व्यतीत करती। बेटी, हमारे नसीब खुल गए, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक समय में हम बहुत गरीब थे। हम हमेशा अपने जमीन से जुड़े रहेंगे। हाँ दादी। इस प्रकार वो लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब का जादुई समोसे का पेड़। एक बार की बात है, किसी गांव में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। उनका एक समोसे का ठेला था और वो दोनों समोसे बना बना कर बेचा करते थे। सुनिए जी, मैं समोसे बना बना कर आपको दे रही हूँ, आप इन्हें जल्दी जल्दी तेल में तल दीजिए। ठीक है शांति, जरा जल्दी जल्दी करो, ग्राहक आना शुरू भी हो गए हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिनमें से एक महिला कहती है, शांति बहन, जरा 5 समोसे पैक कर दो। आज बच्चों ने सुबह सुबह जिद कर दी कि शांति आंटी और हरिश्चंद्र अंकल के ही समोसे खाने हैं, जरा फटाफट पैक कर दो। जी बहन, अभी करती हूँ, आप बस 5 मिनट रुकिए। थोड़ी देर में शांति उस औरत के समोसे पैक कर उसे दे देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की कैमरा लेकर आती है और कहती है, आंटी, जरा मुझे भी अपने हाथों से बनाए हुए समोसे खिलाइए। सुना है आपके समोसे यहाँ बहुत फेमस हैं। जरा मुझे अपने समोसे बनाने का तरीका तो बताइए। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और आपके यहाँ के समोसे की मेकिंग वीडियो बनाकर आपके समोसे का रिव्यू दूंगी। फिर आपका ठेला ऑनलाइन भी फेमस हो जाएगा। धन्यवाद बेटी, तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, मैं तुम्हें समोसे बनाने का तरीका बताती हूँ।
उसके बाद वो लड़की शांति के ठेले पर पूरी रिकॉर्डिंग करती है और उसके हाथ के टेस्टी टेस्टी समोसे खाकर बहुत अच्छा रिव्यू देती है। इस तरह हरीश चंद्र और शांति के हाथों के बने हुए समोसे और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के भी लोग उनके हाथों से बने समोसे खाने आते थे। उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी। उसी गांव में हरीश चंद्र का चचेरा भाई विनोद और उसकी पत्नी रेखा भी रहा करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, लेकिन हरीश चंद्र और शांति के ठेले के मुताबिक विनोद और रेखा की दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। इसी वजह से विनोद और रेखा को हरीश चंद्र और शांति से बहुत जलन हुआ करती थी। जी, हमारी दुकान पर तो मक्खियों के अलावा और कोई नहीं आता है और आपके छोटे चचेरे भाई हरीश चंद्र के ठेले पर तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। वो भी हर वक्त बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई आगे चल रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा विनोद जी कि आपसे ये सब कैसे देखा जा रहा है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन हम करें तो क्या करें। आप चिंता क्यों करते हो जी, मेरे पास उनकी खुशियों को जलाकर राख करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब तो हम उन दोनों को पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। फिर रेखा अपने पति को अपना सारा प्लान बताती है। उसके बाद जब हरीश चंद्र और शांति अपने ठेले पर समोसे बेच रहे होते हैं, तब विनोद और रेखा मिलकर उनके घर जाते हैं और लोगों से बचते बचाते उनके घर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे कि उनका पूरा घर आग की लपटों से धधकने लगता है। यहाँ से फटाफट चलिए जी, यदि हमें कोई देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। इतना कहकर रेखा और विनोद वहाँ से चले जाते हैं। अपना काम खत्म करके जब हरीश चंद्र और शांति वापस घर आते हैं तो अपने घर को जलता हुआ देख हैरान हो जाते हैं। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? पता नहीं किसने आग लगा दी हमारे घर को। हम तो बर्बाद ही हो गए। अब हम क्या करेंगे जी? बड़ी मेहनत से दिन रात पैसे इकट्ठा करके इस घर को बनवाया था हमने। घर के अंदर ही पैसे और समोसे बनाने का सारा सामान भी रखा था, सब जलकर राख हो गया। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। शांति, कौन है हमारा दुश्मन जिसने ये सब किया है? दोनों रोते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। शांति ठेले से अपने पल्लू में एक समोसा बांधकर लाई थी। अचानक से उसे समोसे का याद आता है और वो हरीश चंद्र को बताती है। तब हरीश चंद्र कहता है, शांति, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कहाँ जाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा घर तो जलकर राख हो गया है। अब हमारे सर पर कोई छत भी नहीं है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? एक काम करो, तुम्हारे पास जो समोसा है उसे तुम खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। खाए तो आपने भी कुछ नहीं है जी सुबह से। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, और एक समोसे में क्या होगा, थोड़ी ना भूख मिटेगी। तभी हरीश चंद्र की नजर पास के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। देखो शांति, इस पेड़ पर अमरूद के फल लगे हुए हैं। मैं इन फलों को तोड़ लेता हूँ। इन फलों को खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। नहीं जी, इतनी रात को हमें पेड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है। इस वक्त वो भी आराम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस समोसे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों खा लेते हैं। लेकिन शांति। लेकिन वेकिन कुछ नहीं जी, मैंने कह दिया, अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है शांति। हरीश चंद्र और शांति उस समोसे को खाने जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी औरत आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है बेटी, मुझे ये समोसा खाने को दे दो। इस एक समोसे को खाकर मेरी थोड़ी सी भूख तो शांत हो ही जाएगी। ये समोसा मुझे दे दो, तुम दोनों को भगवान हमेशा खुश रखेगा। हरीश चंद्र और शांति बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत को समोसा दे देते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत वो समोसा खा लेती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ बेटी कि तुम दोनों पति पत्नी के साथ क्या हुआ है। तुम दोनों किस चिंता में हो मैं ये भी जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं बस तुम दोनों पति पत्नी के साहस और दयालुता की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम दोनों सफल हो गए हो। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करती है और उसके हाथ में एक सोने का समोसा प्रकट होता है। ये देख हरीश चंद्र और शांति हैरान रह जाते हैं। बूढ़ी औरत उन दोनों को वो सोने का समोसा देते हुए कहती है, बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने का समोसा है। तुम इसे ले जाकर अपने आंगन में मिट्टी के अंदर दबा देना।
फिर देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, आप हमारी मदद करने आई। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। सच में अम्मा, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। हरिश्चंद्र और शांति उस समोसे को लाकर अपने आंगन में जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तभी उनके देखते ही देखते वहाँ पर एक पौधा उगने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते एक विशाल से पेड़ का रूप ले लेता है और उस पर बहुत सारे सोने के समोसे आ जाते हैं। ये देख हरिश्चंद्र और शांति दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद हरिश्चंद्र सारे सोने के समोसे तोड़ लेता है और उसे एक बोरे में भरकर शहर ले जाता है। शहर दूर था, इसलिए दोनों पति पत्नी को वहाँ जाते जाते सुबह हो जाती है। शहर जाकर दोनों पति पत्नी वो सभी सोने के समोसे बेच देते हैं। उसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों को वापस गांव में लाकर वो दोनों अपना घर दोबारा से बनवाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना एक समोसे का बहुत बड़ा दुकान खोलते हैं और उसमें समोसे बेचने लगते हैं। जब ये बात उसके चचेरे भाई विनोद और उसकी पत्नी रेखा को लगती है तो रेखा विनोद से कहती है, जी, हम दोनों ने मिलकर तो उनके घर में आग लगा दी थी, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि इन्होंने अपना घर दोबारा बनवा लिया और अब तो ये लोग ठेले की जगह दुकान में समोसे बेचते हैं। हमें एक बार इनके घर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बिना देरी किए उनके घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके आंगन में एक जादुई सोने के समोसे वाला पेड़ है। उन दोनों के मन में ये सब देखकर लालच आ जाता है। जी, हमें फटाफट ये सारे समोसे तोड़कर अपने साथ ले चलना चाहिए। उसके बाद हम भी इन समोसे को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद विनोद और रेखा दोनों जादुई सोने के समोसे के पेड़ के पास जाते हैं और समोसा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई समोसे का पेड़ क्रोधित हो जाता है और उन दोनों को खरगोश बना देता है। तभी वहाँ पर हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी शांति भी आ जाते हैं। शांति कहती है, जी, ये हमारे आंगन में तो खरगोश कहाँ से आए? पहले तो नहीं थे। तभी खरगोश बनी रेखा कहती है, मुझे माफ कर दो शांति बहन, हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर तुम्हारे घर में आग लगाई थी और आज भी हम तुम्हारे जादुई समोसे के पेड़ से समोसे चुराने आए थे, लेकिन इस पेड़ ने हमें खरगोश बना दिया। हम अपनी जिंदगी ऐसे कैसे जिएंगे? प्लीज हमारी मदद करो शांति बहन। जेठ जी, जेठानी जी, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी हरिश्चंद्र शांति से कहता है, शांति, जो भी हो, है तो ये हमारे भैया भाभी ना, और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसके बाद दोनों पति पत्नी जादुई पेड़ से विनती करते हैं कि वो विनोद और उसकी पत्नी को ठीक कर दे। उनकी विनती सुनकर जादुई समोसे का पेड़ विनोद और रेखा को ठीक कर देता है। फिर वो दोनों पति पत्नी जादुई समोसे के पेड़ और हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी से माफी मांगकर अपने घर चले जाते हैं और इधर हरिश्चंद्र और शांति भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। सौतेली बेटी। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ कुसुम और अपने पिता राम प्रताप के साथ रहा करती थी। मीना अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वैसे तो सौतेली माँ ही अपनी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करती है, पर यहाँ पर उल्टा था। कुसुम अपनी सौतेली बेटी मीना को काफी प्यार करती थी, पर मीना ही अपनी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिस वजह से कुसुम काफी ज्यादा परेशान रहती थी। पर कभी भी कुसुम ने ये बात अपने पति राम प्रताप को भी नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था यदि वो ऐसा करेगी तो बाप और बेटी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और एक दिन की बात है, कुसुम खाना बनाकर रसोई से बाहर आई तो उसने अपनी बेटी मीना से कहा, मीना, खाना बन गया है, तुम खाना खा लो। नहीं, मुझे आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। आपने मेरी माँ की जगह ली है। मैं तो आपके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। अरे, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर ही रहा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है।
वो तो मैं पिताजी की वजह से आपको झेल रही हूँ, वरना मैं आपको कब का इस घर से बाहर निकाल देती। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। भले ही तुम मुझे माना मानो, पर कम से कम प्यार से बात तो कर ही सकती हो। मुझे आपके साथ कैसे भी बात नहीं करनी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ पर मीना के पिता राम प्रताप आ जाते हैं और वो उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो मीना से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आखिर ये तुम्हारी माँ है। भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, पर इसी ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हाँ, मुझे पता है। आप इनकी ज्यादा तरफदारी मत कीजिए। आप हमेशा इनकी ही तरफदारी करते हो और मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अरे नहीं मीना, ये तुम पर चिल्ला नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें समझा रहे हैं। आप तो चुप ही रहिए। ये सब आपकी वजह से ही होता है। ना आप हमारी जिंदगी में आई होती, ना ही पिताजी मुझ पर इतना चिल्लाते। और ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। मीना के जाने के बाद कुसुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कुसुम को दुखी देखकर राम प्रताप कुसुम से कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं मीना को समझाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ना किया करे। नहीं, आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझसे और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहती है। और ये कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ मीना का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता है और वो हमेशा कुसुम के साथ बुरा व्यवहार करती थी। और एक दिन की बात है, मीना अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसके घर पर उसकी दोस्त सीमा आई। सीमा मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। सीमा को देखकर कुसुम भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सीमा के लिए नाश्ता लेकर आई। इस पर मीना ने कुसुम से कहा, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप मेरे सामने मत आया कीजिए, पर लगता है आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप बार बार मेरे सामने आ जाती हैं। अरे बेटा, मैं तो बस सीमा के लिए नाश्ता लाई थी, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? हाँ मीना, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, वो तो मेरे लिए नाश्ता ही तो लेकर आई थी। तुम्हें इस तरह अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मुझे पता है कि वो मेरी माँ है, पर वो मेरी सौतेली माँ है, इसलिए तुम तो शांत ही रहो। तुम्हें नहीं पता कि सौतेली माँ कैसी होती है। मुझे सब कुछ पता है और मैं देख भी रही हूँ। भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है, पर वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है, बल्कि वो तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करती है, जबकि तुम उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हो और ये जताती हो कि तुम उनकी सौतेली बेटी हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहकर मीना अपनी दोस्त सीमा को घर से भगा देती है, जिससे सीमा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो मीना से अपनी दोस्ती भी तोड़ देती है। सीमा के जाने के बाद मीना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कुसुम से कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मेरी दोस्त को गुस्सा कर दिया। आप यही तो चाहती थी कि मुझसे कोई ना बात करे, तो अब देख लो ऐसा ही हो रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सब तुमने खुद ही किया है। पर मीना ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसने उनके हाथ में एक डंडा मार दिया, जिससे कुसुम के हाथ में चोट आ गई। शाम को जब राम प्रताप घर आता है तो वो कुसुम के हाथ में लगी चोट को देखता है तो उससे कहता है, अरे ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? अरे मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसी वजह से ये चोट लग गई थी। आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। और ये कहकर कुसुम अपने पति को खाना देती है और राम प्रताप खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और कुसुम अपने काम में लग जाती है। मीना कुसुम के साथ बिल्कुल भी सही से पेश नहीं आती थी और न ही वो उनके साथ घर का काम करवाती थी। वो सिर्फ अपने कमरे में मोबाइल चलाती रहती थी और इस बात से राम प्रताप भी अनजान नहीं था, पर वो ये सोचकर उसे छोड़ देता था कि वो उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन की बात है, मीना अपनी माँ पर बिना फालतू में चिल्ला रही होती है और तभी वो कुसुम पर हाथ उठा देती है और ये सब राम प्रताप देख लेता है और राम प्रताप अपनी बेटी मीना से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी माँ पर हाथ उठा रही थी। आज तक कुसुम ने तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुसुम पर हाथ उठाने की?
ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राम प्रताप घर पर ही था। वो तो सोच रही थी राम प्रताप बाहर गया है और इसी वजह से उसने कुसुम पर हाथ उठा दिया था, क्योंकि उस दिन भी कुसुम ने राम प्रताप को नहीं बताया था कि मीना ने उस पर हाथ उठाया, और इसी वजह से मीना को बढ़ावा मिल गया था। और ये सुनकर मीना ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं माँ पर हाथ नहीं उठा रही थी, बस मैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कुसुम पर हाथ उठा रही थी। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तो सोचता था कि माँ ही सौतेली होती है, पर आज पता लग गया कि बेटी भी सौतेली होती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेली बेटी हो। नहीं पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। हाँ, मीना एकदम ठीक कह रही है, आप उसे माफ कर दीजिए। अभी वो बच्ची ही तो है, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो शांत ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इसका मतलब उस दिन मीना ने ही तुम्हारे हाथ में डंडा मार दिया था और तुमने मुझे भी नहीं बताया, इसलिए तो मीना को इतना बढ़ावा मिल गया ना। पर आज नहीं, आज इसे बता कर ही रहूंगा और समझाऊंगा कि ये जो करती है वो गलत है। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर कुसुम अपने पति से कहती है, आप मीना को माफ कर दीजिए। जब मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ तो आप भी उससे मत कुछ कहिए। प्लीज आप मीना को माफ कर दीजिए। कुसुम के ज्यादा कहने पर राम प्रताप मीना को माफ कर देता है और मीना से कहता है, देखो, ये भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है, पर ये तुमसे कितना प्यार करती है। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए बेटी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये कहकर मीना ने कुसुम से भी माफी मांगी। इस पर कुसुम ने मीना से कहा, तुम मुझसे माफी मत मांगो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करा करो। भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर मीना अपनी सौतेली माँ के गले लग जाती है और ये सब देखकर राम प्रताप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तीनों अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं। और अब मीना अपनी सौतेली माँ से कुछ भी नहीं कहा करती थी और उससे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करती थी।